may I invite Shri Ved Prakash Mishra Ji, Joint Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, for the presentation on sustainable coastal management. Honorable Minister of Jal Shakti and other respected dignitaries. I will run a presentation on sustainable coastal management and conservation of wetlands. This is the our coastal data that we have coastline of more than of many other countries. It is huge coastline of 7,500 kilometers, and including those from Andaman Nicobar and Lakshadweep Islands. And we have a significant number of people living in coastal states of our, and in coastal districts, 84 coastal districts there. First, we issued a coastal regulation zone notification under our Environmental Protection Act in 2000. It was first notified in 1991, and then substantially modified in 2011 and 2019. This CRZ notification, it promotes for the, you can say regulates the development alongside our coast. That is very important. एकदम अनमैनेजेबल डेवलपमेंट हुआ है कई सारे भारतीय तटों पे, जिससे कि बहुत वहाँ पे पोल्यूशन और बाकी सारी चीज़ें आई गई हैं। हम लोग पहले सोचते थे कि समुंदर ऐसा सोर्स, ऐसा सिंक है कि उसमें कुछ भी डाल दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत केमिकल्स हैं, तो कितना भी केमिकल डाल दीजिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है समुंदर, बल्कि उल्टा है कि जो चीज़ आप देंगे वो उसको वापस करता है, वो अपने पास नहीं रखता है, खास करके कोस्टल एरियाज़ में। सो इसलिए हम लोगों ने, मिनिस्ट्री ने नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाया, स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाया। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोस्टल मैनेजमेंट अथॉरिटी भी है, जिसको हमने CRZ अलग अलग जोन्स में CRZ 1, CRZ 2, CRZ 3, CRZ 4 डिपेंडिंग ऑन देयर इम्पोर्टेंस, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। और CRZ 1 में जैसे इकोसिस्टम्स, इको जोन्स हैं, इकोलॉजिकल जोन्स है, जैसे कि शोर लाइन, इसके विलेजेस हैं और स्प्रिंग टाइड्स हैं। और CRZ में रिलेटिव डिस्टर्ब एरिया, CRZ 4 सबसे कम इम्पॉर्टेंट इक्वेंस है, जो अभी तक बचा हुआ है उसको हम उसमें रखा हुआ है। कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान्स में और इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट प्लान्स में हम लोगों ने बहुत सारे, जैसे फर्स्ट में दिमाग में STL हाई टाइड लाइन की, कहाँ लाइन भी और शोर लाइन हमने उसमें डिस्क्राइब किया कि समुद्र तट कहाँ तक है। कभी कभी समुद्र तट चेंज भी होता है, इट इज ऑल्सो देयर इज चेंजेस ऑल्सो। और लोकल लेवल CRZ प्लान्स बनाया, हैजार्ड लाइन बनाया, कहाँ से आप ये डेंजरस, कहाँ से खतरा स्टार्ट होता है। और ICZMP में हमने कई सब चीज़ों को मल्टी डिसिप्लिनरी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एक कंबाइन करके एक ऐसा प्लान बनाया जिससे कि कोस्टल रीजन्स को हम लोग मैनेज कर सकें। इसके इतने सारे कंपोनेंट्स हैं इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान में, जैसे कि लैंड यूज एंड वाटर रिसोर्सेज, लैंड कवर, सू लाइन मैनेजमेंट, लाइवलीहुड मैनेजमेंट, पोल्यूशन मैनेजमेंट। लैंड कवर में जैसे हम बताते हैं कि कितना उसमें वेजिटेशन कितना है, फॉरेस्ट एरिया कितना है, उसमें कहाँ तक है, कहाँ तक मैंग्रोव्स है, उसमें टूरिस्ट मैनेजमेंट, डिसास्टर मैनेजमेंट, मरीन स्पेशल प्लानिंग, इन सब चीज़ों को इंटीग्रेटेड कोस्टल स्पेशल प्लानिंग में कि कौन से एरिया में आप फिशिंग कर सकते हैं, कौन से एरिया में फिशिंग करना ठीक नहीं रहेगा, ब्लू इकोनॉमी के लिए कौन से क्या चीज़ें यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर एक्सेसिव फिशिंग हो रही है तो उसको कुछ दिन के लिए वहाँ रुका जाना चाहिए, जिससे कि मछलियों को फिर से अपने को रिजुवेनेट करने का, बढ़ने का उनको मौका मिले। और टूरिज्म भी होना चाहिए, लेकिन टूरिज्म एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, मास टूरिज्म नहीं होना चाहिए, कि उसका भी एक प्रेशर होता है, कैरिंग कैपेसिटी भी देखना पड़ेगा हमें कि किस इन विच कोस्टल एरिया हाउ मच टूरिज्म इट कैन सस्टेन। ये ब्लू इकोनॉमी के कंपोनेंट्स हैं, इन्वायरमेंट, फिशरीज है, एग्रीकल्चर, नॉन लिविंग सोर्सेज हैं, टूरिज्म है, शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट है। लेकिन इन सब में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का ये फोकस रहता है कि ये सब ये सस्टेनेबल तरीके से होनी चाहिए। इतना ज़्यादा टूरिज्म, इतना ज़्यादा फिशिंग, इतना ज़्यादा शिपिंग इतना किया जाए कि इन्वायरमेंट को डैमेज करे। तो ये हमारा वो है मॉनिटरिंग नेटवर्क है CPCB का,
कि नेशनल वाटर मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, जैसे अभी मेघालय के बारे में बता रहे थे कि पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेज में बनाया और प्रायोरिटी 1 से प्रायोरिटी 4, इसी तरह हम कोस्टल एरियाज की भी मॉनिटरिंग करते हैं। अलग स्टेशन 227 स्टेशन है हमारी कि कहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, कहाँ पे पोल्यूशन कम है, कहाँ डाइल्यूशन कितना है, हाउ मच दी सी कैन सस्टेन। बहुत जगहों पे हम इफ्लुएंट्स को डीप सी डिस्चार्ज अलाउ करते हैं डिपेंडिंग ऑन इट्स कैपेसिटी कि कितना समुद्र कितना उसको एक्सेप्ट कर सकता है, कितना एब्जॉर्व कर सकता है। ये तो कोस्टल की हो गई। एंड नेक्स्ट इज आवर वेटलैंड्स। कुछ हम थोड़ा आई विल गिव ए शॉर्ट प्रेजेंटेशन ऑन वेटलैंड्स आल्सो। वेटलैंड्स में पहले की 16 मिलियन हेक्टेयर्स वेटलैंड्स इंडिया में, जो कि पूरे कंट्री के 4.5% के बराबर है वेटलैंड्स अपने पास। वेटलैंड्स को पहले इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, लेकिन अभी ये लेटेस्टली हम लोगों को पता वी हैव ऑफ लेट हम लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर ये इंटरफेस बिटवीन द लैंड एंड द वाटर, एक ट्रांजिशन है। और इसके लिए रामसर कन्वेंशन 1982 में इंडिया ने उसको रेटिफाई किया। इंडिया इज वन ऑफ द सिग्नेटरीज। और इंडिया में वेटलैंड्स का बहुत से डाइवर्स है, क्योंकि इंडिया में हाइट वेरिएशन रेंज, फ्लड प्लेन्स, मार्शेस बहुत सारे हैं, इसलिए इंडिया में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। वेटलैंड बहुत प्रकार के हैं, बहुत से डीप हैं, बहुत सारे मार्शी आइलैंड्स हैं और मार्शी एरियाज हैं। वेटलैंड्स कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल्स 2016-17 में नोटिफाई किया हमने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने। इसमें हमने नोटिफाई किया कि क्या थ्रेट्स हैं, क्या स्पीसीज, कौन कौन से एरियाज को हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे और किसके लिए क्या प्लान होगा। हमने अथॉरिटीज़ बनाया, स्टेट अथॉरिटीज़ को, उनको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत उनको हमने अथॉरिटी डेलीगेट किया कि हाउ दे कैन रेगुलेट दीज वेटलैंड्स। और फिर इसका नेक्स्ट है NPCA, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। इसमें इंक्लूडिंग वेटलैंड्स, जैसे बताया कि 1000 करोड़ से 11 से 23 करोड़ रुपए का ये सेंट्रल स्कीम थी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, जिसमें IMP इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान के थ्रू स्टेट्स को दिया गया है ग्रांट्स टू promote and preserve and conserve our wetlands. रामसर साइट्स, पहली जो 2 रामसर साइट्स, एक चिल्का लेक थी और दूसरी जैसे राजस्थान की जो केवलादेव दसल पार्क है। और अभी तो 89 रामसर साइट्स लिस्ट में हो गए इंडिया के, जिसमें 1.36 मिलियन हेक्टेयर्स, टोटल 16 मिलियन हेक्टेयर्स में से 1.36 मिलियन हेक्टेयर्स में ये रामसर साइट्स रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत हम आ गई हैं। और इंडिया में नंबर है, एशिया में सबसे ज़्यादा है और पूरे विश्व में 3rd नंबर पे है। और वी आर एडिंग टू इट डे बाई डे। और वेटलैंड सिटी एग्रीकल्चर एक सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ इस स्कीम में कुछ शहर सिटीज जहाँ पे कि वेटलैंड्स या जहाँ पे वाटर बॉडी ज़्यादा है, वो इसको अपने आप से बाई देमसेल्व्स दे कैन कम अंडर दिस एक्रेडिटेशन स्कीम टू और इसमें अभी तक इंडिया में 2 ही शहर हैं, इंदौर और दूसरा खुद ये उदयपुर है, जहाँ हम लोग हैं इस समय, जो कि वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन स्कीम में इसको इंक्लूड किया गया है कि इंडिया की 2 सिटीज़ को कि जहाँ के वेटलैंड्स के बारे में अच्छा काम किया गया है और इसको हमने प्रिजर्व किया है और कंजर्व किया भी है। वेटलैंड्स जैसे हम जानते हैं कार्बन सिंक्स की तरह काम कर सकते हैं। और वेस्ट बंगाल में कुछ सीवेज फेड फिश फार्म्स हैं ईस्ट कोलकाता में, जो कि एक नेचुरल फिल्टर की तरह काम करते हैं, नेचुरल सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की तरह वो काम करते हैं। भारत सरकार ने एक अमृत धरोहर स्कीम 2023-24 बजट में डिक्लेयर किया था। ये भी वेटलैंड्स को बचाने के लिए और उसको प्रिजर्व करने के लिए और लोगों को उसके बारे में जागरूक करने के लिए और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इस स्कीम को 2023-24 के बजट में अनाउंस किया गया था, जिसके 4 कंपोनेंट्स ऐसे आप देख रहे हैं, टूरिज्म एंड ट्रैवल रेगुलेशन है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट है, इन्वेंट और स्पीसीज हैबिटेट कंजर्वेशन, वेटलैंड्स लाइवलीहुड, कि जो लोगों को जिस तरह लोगों को वेटलैंड से फायदा हो रहा है या उनके ऊपर जो डिपेंडेंट है, उनको हम और ज़्यादा ऐसा करें उनकी इनकम बढ़े, लेकिन उनको वेटलैंड से काटा नहीं जा सकता है। दे कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग दोज वेटलैंड्स, बट उनकी इनकम को और इंक्रीज करने के लिए उनकी चीज़ों को हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जिससे उनकी इनकम इंक्रीज हो। व्हाट वेटलैंड्स दे
हमेशा 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस साल यूपी में मनाया गया था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय राज्य मंत्री की उपस्थिति में, और इस तरह हर साल हम 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाते हैं। वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल है जो कि जिस पे हम वेटलैंड्स के बारे में सारी जानकारी हम उसमें पा सकते हैं। ये कोई जान रहा है तो जाके एक बार इसको देख सकते हैं प्लीज़ हैं। और सेव वेटलैंड्स कैंपेन ये 2023 में लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री की तरह। सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल कि प्लास्टिक का यूज़ कम करें और बाकी सारी जो वेटलैंड्स को बचाएं, क्योंकि हमें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे फॉरवर्ड में जो हमने अभी तक बताया उसका एक समरी है, किस तरह हम पोल्यूशन कंट्रोल करें, मॉनिटरिंग नेटवर्क को तेज बढ़ाएं, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाएं, कोस्टल मैनेजमेंट और कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स इफेक्टिवली इनको करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छे हैं और हम ये एक दूसरे के लिए पूरक हैं। थैंक यू। Thank you, sir.